अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। लक्ष्य है? Yes, sir. Any doubt in this topic? No, sir. ये मिला है तुम लोगों को NCERT मैप्स? Yes, sir. इसके क्वेश्चन बड़े सही हैं यार, इसके क्वेश्चन पता है? Yes, sir. इसके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ठीक है? आई गारंटी यू कि फिजियोलॉजी में 60% क्वेश्चन तो यही आने वाले हैं, मुझे लग रहा है। गेट रेडी टू फाइट वाला गाना डाल दिया। गेट रेडी टू फाइट। ये तो फट रहा है इसमें, देख कैसा हो रहा। काफी इन डेप्थ क्वेश्चंस दिए गए हैं ठीक है, NCERT को लेकर, ठीक है। और इस सेगमेंट में आई थिंक 60 क्वेश्चंस तो हैं कम से कम, 60 या 40 क्वेश्चन हैं। चलो पहले 5 मिनट से हम लोग बायोटेक एंड एप्लीकेशन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। यू भी लानी थी उसके बाद MCRT अगर में। आपको कोई भी टॉपिक तो पूछ सकते हैं। एक्सेप्ट आपका जो आज टेस्ट शुरू हो गया उसे छोड़कर उसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे। कहीं पता चला कोई पेपर खोल के बैठा, अच्छा सर बताना इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो ये 40 क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड, तो इनको डिस्कस करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज एक्सेप्ट, ये मैंने आपसे कहा था ना कि ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन है। पहला, मोर टॉलरेंट टू द एबायोटिक स्ट्रेस, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है ये? Correct. दूसरा, बायोपेस्टिसाइड सॉरी पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, Correct. बायोपेस्टिसाइड करेक्ट। लास्ट फोर्थ। ये गलत है। यूज एफिशिएंसी नहीं होगा, मिनरल यूज की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ये इनकरेक्ट है। ये सब हो गया। ठीक है। चूज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द बीटी टॉक्सिन, है कि नहीं? Yes, sir. Exist as protein crystals, Yes, sir. करेक्ट है। क्रिस्टल की फॉर्म में तो होता है, इनएक्टिव फॉर्म है ना उसकी, डेल्टा एंडोटॉक्सिन। Yes, sir. इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है, कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वन, बीटी टॉक्सिन किल्स certain insects such as tobacco, budworm, armyworm and other insects belongs to which order? ये अच्छा क्वेश्चन है। बर्डवॉर्म आर्मीवॉर्म किससे बिलोंग करते हैं? कल बताया था ना, डायप्टेरिस क्या होते हैं? Lepidopteran. आजकल लेपिडोप्टेरिस होते हैं। डायप्टेरिस क्या होते हैं बेटा? Flies and मॉस्किटोस। और कॉलियोप्टेरिस? beetles. कॉलियोप्टेरिस आर बीटल्स। ठीक है, तो लेपिडोप्टेरिस जो होते हैं वो बर्डवॉर्म एंड आर्मीवॉर्म होते हैं। Read the following statement and choose the correct option. BT toxin gets activated in the alkaline pH of insect gut which solubilize the protein crystal. Correct है ये? हाँ कि ना? बोलो भाई। Activated toxin binds to the surface of midgut. epithelial. सही है। ये
ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे एनसीईआरटी के पेज नंबर 208 से हैं। पढ़ा है कि नहीं इसको? एनसीईआरटी में लेकर आनी पड़ेगी बुक। देखते किसे भेजूंगा, साढ़े ऐसा भेजूंगा जैसे ये मुश्किल जाएगा पर है ना। देख फ्री फ्री सेवा नेट ना चल रही है ऋतिक हैं? और नेट ना चल, नेट कम चल रहा ये सर की चुका होगा हमारा होगा चलो, तो अगर आप एनसीईआरटी खोलकर पढ़ेंगे इसको तो आपको ये लाइन जो है वो पेज नंबर 208 पर लिखी हुई मिलेगी। एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ द मेडिकल एपिथेलियल सेल। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों क्वेश्चन एक ही पैराग्राफ में दिए गए पेज नंबर 208 पर। क्लियर? हाँ जी बेटा, कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए, देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज द प्रोटीन एनकोडेड पाइरुवेट जीन कंट्रोल्स कॉर्न बोरर। कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है? सीरियसली? ये भी मैंने तो पढ़ाया था शायद कि क्राई1 AC जो है और क्राई2 AB ये एक साथ क्राई1 AB होगा ना? क्राई1 AB होगा। हाँ, पेज नंबर 209 के ऊपर गिवन है ये, और 209 पर शायद पहले पैराग्राफ में दिया हुआ है क्राई1 AB। ये जो है वो कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को, और क्राई1 AC एंड क्राई2 AB जो है ये किसे कंट्रोल करते हैं बेटा? कॉटन बॉल कॉटन बॉल बॉम्ब। जो एनसीईआरटी में दिया है ना, आप उसको कम से कम उतना याद रखो, ठीक है? उतना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा क्राई1 AB। रखना, अगर इसको लिखा हुआ है जैसे मैंने लिखा है क्राई1 AB, ये गलत है। असल में इसका फर्स्ट लेटर क्या आएगा? स्मॉल, यहाँ पर भी स्मॉल, यहाँ पर भी स्मॉल, ठीक है? अगर प्रोटीन होता तो ये CRY सभी की सभी लेटर्स कैपिटल में होती। ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन में। कभी कभी क्या होता है, जैसे क्राई1 AB लिखा हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर भी इस तरह से लिखा आ सकता है। मान लीजिए कि ये आ गया क्राई1 AB। अब आप कहोगे दोनों ऑप्शन सेम है। क्या दोनों ऑप्शन सेम है बेटा? बताओ, आर बोथ द ऑप्शंस आर सेम? नो। रीजन, जब हम जीन को लिख रहे हैं तो उसके सभी लेटर्स क्या होंगे? स्मॉल होंगे, ठीक है? तो ये ऑप्शन अगर आता है तो ये भी गलत होगा, ये भी सही नहीं होगा। ये तो व्यक्ति की वाला लगता है ये तो जो इसका एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्ट हो रहा है ना, बाद में साइलेंट कर दिया। एनर्जी प्रोडक्शन में यूज करते हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, बायो रेमिडिएशन में यूज करते हैं, और डायग्नोस्टिक में यूज किया जाता है। ऑल आर करेक्ट? यस सर। हाँ कि ना? बोलो भाई, किसी को लगता है इसमें से कोई एक ऐसा जो नहीं करता है ये काम? तो आंसर शुड बी 4। सेलेक्ट द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट अमंग द फॉलोइंग। वेरी गुड।
transgenic tobacco. Which of the following is incorrect with the RNA interference? चलिए बताइए. Prevent transcription. Present in all eukaryotic organisms, method of cellular defense, prevent translation, not transcription of a gene. ठीक है. Prevent translation of mRNA, ये NCERT ने लिखा है. ठीक है. तो यहाँ पर ये गलत होगा. Involve silencing of specific RNA, ये करेक्ट है. ये आंसर होता है. Nematode specific genes were introduced into the tobacco plant by using CI plasmid. CI plasmid. disarmed CI plasmid of Agrobacterium. Allegedly, an American company prepared DNA sequencing corresponding to the A and B chain of the human insulin, but introduced them through a plasmid into Escherichia coli. Escherichia coli. Select the treatment method which could be a permanent cure for the ADA deficiency in human. सबसे पहले इसमें एक चीज ढूंढ लो, एम्ब्रियोनिक स्टेज. जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज लिखा हुआ है वही सही है. और क्या याद रखना है जीन थेरेपी में, अगर आपसे ट्रीटमेंट पूछा जाए तो परमानेंट क्योर कब होगा? Embryonic stage. एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा. बस ये याद रखें. Which vector was used in the first successful clinical gene therapy in human? हाँ, ये क्वेश्चन है. क्या यूज किया गया था? Retrovirus. वेरी गुड. रेट्रोवायरस. क्यों यूज किया गया रेट्रोवायरस? रीजन बताओ इसका. क्योंकि ये नेचुरली इन्फेक्ट करता है ह्यूमन सेल. क्लियर? हाँ कि ना? Yes. अच्छा. हाँ, अपना एक डिस्कशन हुआ था ना, याद है आप लोगों को कि फैमडम जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को क्यों इनहिबिट करेगा, है ना? Yes, sir. हाँ, उसका बेटा अभी रिसेंटली मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा कि उसका रीजन क्या है. असल में उसका रीजन है कि जो हमारी इम्यूनिटी है ना, वो खुद HIV वायरस को अंदर लेकर आती है. ये बताया था मैंने तुम्हें पहले. क्या ऐसा कुछ कंसेप्ट बताया आप लोगों को पहले मैंने? No, sir. हाँ, इसे सुनो एक बार, ये इम्पोर्टेंट है. इसलिए मैंने यहाँ पर ये अभी 12th को पढ़ा है, तो एक बुक में मुझे कुछ लिखा हुआ मिला जो काफी जेनरस था. कहाँ गया? हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. आप कहीं पर लिखना चाहे लिख भी सकते हैं. ये एक्स्ट्रा सर्च में अलग से लिखवाया था कि म्यूकोसा जो है दैट कंटेन्स डेंड्राइटिक सेल. कौन सी म्यूकोसा? नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ वजाइना. उसके अंदर डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट. और डेंड्राइटिक सेल्स क्या है बेटा? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं. हाँ कि ना? Yes, sir. अब ये HIV वायरस के साथ बाइंड कर जाते हैं कि भैया ये फॉरेन सब्सटेंस है, यहाँ क्या कर रहा है. उसको लेकर जाती है किसके पास? या डेंड्राइटिक सेल की जगह मैक्रोफेजेस हो सकता है, टी हेल्पर सेल के पास ले जाएंगी. टी हेल्पर सेल के पास अगर वो ले गई तो क्या होगा बेटा? टी हेल्पर सेल के अंदर HIV वायरस की जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी. हाँ कि ना? Yes, sir. तो HIV वायरस जो है वो बॉडी में अनफॉर्चुनेटली ट्रांसमिट होता है. मतलब इम्यून सिस्टम जो है वो तो चाहता है कि उसे मार दे, लेकिन असल में वो वायरस इम्यून सिस्टम का ही फायदा उठाता है. इम्यून सिस्टम के थ्रू ही वो एंटर करता है. अब फैमडम जो हमने पढ़ा, फीमेल क्वांटम फैम शील्ड, वो किस तरह से रोकेगी? असल में वहां पर
वो वेजाइनल वॉल और सीमन के बीच एक लेयर बना देता है, ठीक है। इस तरह ये लेयर की फॉर्मेशन होगी जो यहाँ पर ये बनाता है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर HIV वायरस प्रेजेंट है, मान लीजिए कि दिस इज रेट्रोवायरस HIV, तो ये इस वेजाइनल वॉल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, डेंड्राइटिक सेल के कांटेक्ट में नहीं आएगा। फिर डेंड्राइटिक सेल तो तभी कैप्चर करेगी ना जब वो इसके कांटेक्ट में आएगा, हाँ कि ना? Yes, sir. तो यहाँ पर ये वेजाइनल वॉल के कांटेक्ट में नहीं आएगा, नो कांटेक्ट टू वेजाइनल वॉल। और जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वायरस जो ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, यहीं से ही बॉडी से बाहर चला जाए। क्लियर है ये बात, हाँ कि ना? Yes. तो ये जो एक्स्ट्रा थ्रस्ट की एक लाइन है, इसको आप बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसका। तो इसलिए जो है फेमडम या फेमशील्ड या फीमेल कॉन्डम जो है वो प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। क्लियर? Yes. चलिए, then after come to the next. Early detection of the disease is not possible in case of urine analysis. कौन सी टेक्निक है यूरिन एनालिसिस? बोलो भाई। दो मेथड होते हैं ना, कौन सा मेथड है ये? कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल है। बिल्कुल सही बात, कन्वेंशनल मेथड है, इसलिए यहाँ पर डिटेक्शन नहीं हो सकता। इसके बाद which of the following is not correct with respect to the PCR? Routinely used to detect HIV in the suspected AIDS patient, used to detect mutation in the gene, used to detect genetic disorders, antigen antibody interaction based test। ये इनकरेक्ट है बेटा, ये करेक्ट है। PCR में एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट नहीं होता है, किसमें होता है ये? एंजाइम इम्यूनोसॉल्वेंट टेस्ट। What is the prop? What is the prop? थर्ड ऑप्शन होगा रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। Radio. वेरी गुड। ये भी एनसीईआरटी की ही लाइन है बेटा, ठीक है। दैट इज रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है और दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर प्रॉब यूज किस लिए किया जाता है? ऑटो रेडियोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। अगर वहां पर जीन में म्यूटेशन हो गई है तो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर आपको रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी या नहीं, ये एक क्वेश्चन है। If the gene is mutated, in that case, can you detect the radioactivity on photographic film? नहीं दिखाई देगी। वेरी गुड, क्योंकि हम लोग जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंड आरएनए यूज कर रहे हैं, दैट इज द एग्जैक्ट कॉपी जो कि जाकर हमारे जीन पर बाइंड करेगा। अगर वो बाइंड नहीं कर पाता है, इसका मतलब हमने जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए भेजा वही रेडियो एक्टिव था, और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इसका मतलब जीन म्यूटेट हो गया, और म्यूटेट हो गया तो वहां पर आपको एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर हाउ मेनी ह्यूमन डिजीज गिवन इन द बॉक्स बिलो? जल्दी से बताओ। 4, all 4. इज इट करेक्ट? Yes, sir. यस सर। कैंसर, सिस्टिस फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर सभी के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो आंसर शुड बी 4। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच।
अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा को ट्रीट करता है, अल्फा लैक्टोअल्बुमिन ट्रांसजेनिक का रूसी प्रोड्यूस करती है। सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन इज डिटेक्टेड बाय ट्रांसजेनिक माइस। इज इट करेक्ट? नो। Yes, sir. Correct. Chemical safety testing, transgenic animals are made less sensitive to toxic substances. ऐसा नहीं है, तो ये incorrect हो गया। How many approximate varieties of the rice are presented in India? ये मैंने कल भी क्वेश्चन पूछा था आपको, ब्लैक। ठीक है? Fourth हाँ, फोर्थ ऑप्शन टू ब्लैक। option. 2 lakh varieties of rice approximately found in India. Documented कितनी है इनमें से? बासमती राइस 27। ये डॉक्यूमेंटेड है। ये तो बासमती राइस की है ना? हाँ बिल्कुल। इसमें तो राइस पूछा ना। हाँ तो मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ ना बेटा, बासमती राइस की डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज जो है वो 27 है। यही तो कंफ्यूज करता है। पहला ही ऑप्शन क्या दिया है? 27। हाँ तो आप आंख बंद करके निशान लगाओगे और चल दोगे आगे, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दोगे। तो आपने को ध्यान क्या रखना है कि टोटल नंबर ऑफ वैरायटीज कितनी है राइस की। जैसे अपने यहाँ बहुत सारा चावल है, बासमती तो बहुत यूज करते हैं हम लोग, बासमती भी बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा चावल है जो कि ऑल ओवर द इंडिया प्रेजेंट है, डिफरेंट स्ट्रेन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द मिसमैच। Third option. पक्का? Yes, sir. 1983 Yes, वाला। sir. 1983 होगा। 1983 होगा। रोसी काओ 1997, बासमती राइस बाय अमेरिकन कंपनी 1997, ह्यूमन इंसुलिन एलिली कंपनी 87 में नहीं आया, ये 83 में आया। फर्स्ट क्लिनिकल थेरेपी 1990। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री, पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट इज नोन एज बायो पायरेसी। यही होगा, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो ये थे क्वेश्चंस। और रूसी काओ के बारे में एनसीईआरटी जो है वो ये भी लिखती है कि पर लीटर उसने कितना ग्राम अल्फा लैक्टोअल्बुमिन प्रोड्यूस किया, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है। ह्यूमन प्रोटीन जो प्रोड्यूस करती है दैट इज 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes. चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन। fill in the blanks basically. So the very first one is green evolution succeeded in Tripling the food supply. tripling the food supply. Very good. But that was Insufficient. Not enough. insufficient. एनसीईआरटी क्या लिखती है इसको? insufficient ही लिखती है क्या? Not enough. Not enough. हाँ, insufficient या not enough एक ही बात है। Green revolution was partly due to the use of dash Improved crop variety. improved crop varieties। पक्का? Yes, sir. अच्छा, and mainly due to the use of dash and dash practice and use of dash। कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया भाई क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइन ही याद होनी चाहिए इसके लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज पार्टली ड्यू टू यूज ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटीज। चलो ये आपने बताया अभी, इम्प्रूव्ड वैरायटीज and mainly due to the use of practice
लिखा है तो बेटर मैनेजमेंट होगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, बेटर मैनेजमेंट हो गया इसमें, ठीक है। एंड यूज ऑफ, इतना इतना लंबा क्वेश्चन बनेगा क्या? एग्रोकेमिकल। ये तो आप किधर भी यूज कर सकते हो, बस पार्टली ड्यू टू द यूज ऑफ improved varieties, mainly due to the use of agrochemical practice and use of better management. चलो, anyways NCERT की लाइन। Plants, bacteria, fungi and animals whose gene have been altered by manipulation are called transgenic या genetically modified organisms कहा जाता है। GMO कहा जाएगा कि ट्रांसजेनिक कहा जाएगा, मुझे ये बताओ। जीएमओ का ट्रांसजेनिक क्यों नहीं कहा जाएगा? डिफरेंस क्या है दोनों में? तो ट्रांसजेनिक पे हम चेक करते हैं ना, मतलब उनको हम ज्यादा सेंसिटिव बनाते हैं। अच्छा, ट्रांसजेनिक एनिमल में हम अक्सर जीन ऐड करते हैं, बट जीएमओ में हम उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं दूसरे वेज में। ये लाइन एनसीईआरटी में लिख लो। All transgenic animals are GMOs, but all GMOs are not transgenic animals. Is it correct or incorrect? Palak, Kanishka Srivastava, Qurban, खुशी, लक्ष्य, ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस सर, करेक्ट। हाँ, इस स्टेटमेंट को बेटा आप अपनी एनसीईआरटी में मेंशन कर दो। ट्रांसजेनिक का मतलब होता है हमेशा कि अपना डिजायर्ड जीन किसी दूसरे एनिमल से लिया या प्लांट से लिया और उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक। जीन एडिशन सिंपली ट्रांसजेनिक। लेकिन आरएनए इंटरफेरेंस, जीन सब्सट्रैक्शन, जीन थेरेपी, ये सब जो है ये भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रिएट करते हैं, लेकिन इनमें ट्रांसजेनेसिस नहीं होता है ना। बोलो भाई। तो ट्रांसजेनिक किसे कहा जाएगा? जहां पर ट्रांसजेनेसिस हो, जीन का ट्रांसफर हो। क्लियर है मैत्री? यस सर। Genetic modification has been used to create dash plants to supply alternative resources to the industries. There we go. कैसे प्लांट? टेलर मेड प्लांट। टेलर मेड प्लांट या टेलर्ड प्लांट। BT toxin is produced by dash, by a bacteria that is called BT, Bacillus thuringiensis. Clear? इसे क्या कहा जाएगा? Bacillus thuringiensis कहा जाएगा। BT toxin gene has been introduced in many plants in effect created by biopesticides. Examples are क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? क्या क्या बना? बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी कॉटन बना, बीटी राइस बना, बीटी कॉर्न, टोमेटो, सोयाबीन, बीटी कॉर्न बना, पोटैटो, बीटी, हाँ बीटी टोमेटो,
tomato, potato, and soya bean. BT potato, BT soya bean. Clear? The protein encoded by the gene dash CRY1 AC, CRY2 AB, CRY1 AB. यही आएगा, हाँ कि ना? Yes. Next one, a nematode dash infects the root of the tobacco plant. Melidogyne incognita. The source of the dsRNA could be from an infection by dash having RNA genome, having or mobile genetic elements, transposons called, and that replicate via RNA intermediate. हाँ जी बेटा, क्या हो सकता है? Infection by virus and mobile genetic elements called transposons. क्या दोबारा से बोलना बेटा एक बार? The source of the double-stranded RNA that could be from an infection by Virus. हाँ वायरल हो सकता है. जिसका RNA जीनोम हो. मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिनको ट्रांसपोसोन्स कहा जाता है. ट्रांसपोसोन्स के और क्या क्या नाम हो सकते हैं? Jumping gene. जंपिंग जीन और मोबाइल डीएनए. और मंकी जीन भी बोलते हैं इसको. ठीक है बेटा? क्लियर? नेमेटोड could not survive in the transgenic tobacco plant expressing. क्या एक्सप्रेस करेगा ये? RNA एक्सप्रेस करेगा. Hope you're having an amazing day. It's Mark Weins. I'm in RNAi लिख सकते हैं ना, है ना? Yes. Dash recombinant therapeutics have been approved in human use in the world all over. और 12 in India. ठीक है? Clear? Yes, sir. Insulin consists of 3 chains, in which A and B chain are linked by C chain. सही है? सर डाइसल्फाइड लिंकेज भी नहीं अच्छे. Yes, sir. यार ये A चेन है और ये B चेन है. इन दोनों को आपस में C चेन भी तो जोड़ती है. Yes, sir. ये भी तो लिखा नहीं है ना कि बच्चा आ रहा है वो है. यही तो बात है. इमेच्योर भी तो लिखा. पर A और B चेन को आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड जोड़ते हैं, ये भी बात सही है. पर ये तो मैच्योर में होगा. अगर ये नहीं है तो ये इससे डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे, है ना? Yes, sir. एनसीईआरटी क्या लिखती है इसको? सर शायद एनसीईआरटी में डाइसल्फाइड लिखा हुआ था, फिर मेरे को डाउट आया. कोई बात नहीं, डाइसल्फाइड लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि इंसुलिन और प्रो इंसुलिन, हमें ये डिफरेंस याद रखना है.
अगर यही प्रो इंसुलिन लिखा होगा तो ये होगा दो चीजों से, डाइसल्फाइड एंड Yes, sir, इन्होंने यही लिखा था एनसीईआरटी में, इंसुलिन consists of two short polypeptide chains, chain A and chain B that are linked by disulfide chain. हाँ तो ठीक है, अपने को ये इस तरह से याद रखना है। आयुषी बेटा बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है आपकी, समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रही हैं। मेरा नहीं है सर, वो लगता था। अच्छा, अदिति सॉरी, अदिति का माइक। अच्छा भाई देखो, अपने को फिर ये इस तरह से याद रखना है कि इंसुलिन और प्रो इंसुलिन, अगर प्रो इंसुलिन लिखा हुआ है तो दोनों चीजें, क्योंकि एनसीईआरटी ने डायग्राम में प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन दिखाया है आपको। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में ये पेज नंबर 211 प्लस 211 के ऊपर गिवन है आपको प्रो इंसुलिन इंसुलिन गिवन है कि नहीं? तो प्रो इंसुलिन में डाइसल्फाइड और सी चेन पेप्टाइड दोनों होंगे, जबकि इंसुलिन के अंदर डाइसल्फाइड लिंकेज जो है वो प्रेजेंट होगा। मैच्योर के अंदर सी चेन पेप्टाइड नहीं होगा। The first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with ADHD deficiency, adenosine deaminase deficiency. AD deficiency is caused due to the Deletion of a novel strategy adopted to prevent infestation of nematodes in tobacco plant was based on RNA interference. RNA interference पर based है। ELISA is based on the principle of antibody interaction. Dash of the transgenic animals are mice, 95% आएगा ना? Yes, sir. 95% of the transgenic animals are mice. Transgenic mice are being used to test the safety of polio vaccine. If successful and found to be liable, they could be replaced. अरे इस पे लिखा तो ना था, जैसे कौन सी ऐप है साइड में। इन डेप्थ जाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। मंकियों किसकी टेस्टिंग के लिए यूज किया गया, ये तो मैंने भी लिखवाया आप लोगों को। मंकी के लिए यूज किया गया था भाई। Batches of testing. पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? So simply there is batches of vaccine. ये क्या बात, मुझे लगा कोई यूनिक होगा। GAC stands for Genetical Engineering Approval Committee। जेनेटिक है या जेनेटिकल है? जेनेटिक है। हाँ, ये याद रखना। अप्रूवल कमेटी, GAC। The Indian Parliament has recently cleared the Dash Amendment of the Indian Patent Bill. Second amendment. चलिए, तो ये था अपना टॉपिक। काफी सही क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी ने सही से पढ़ी होगी
और नहीं भी पढ़ी हो भैया अब तक तो मैं ये कहूँगा कि आप ये क्वेश्चन जो है ना उन्हीं को अच्छे से रट लेना। मुझे लगता है कि सब कुछ तो कवर हो गया, कोई स्पेसिफिक पॉइंट तो नहीं छोड़ा है यहाँ पर, तो जो ये भी कवर कर लिया बेसिक और मैक्सिमम। चलो तो क्या पढ़े बताओ इसके बाद। हाँ जी आपके पास लास्ट ईयर का जो सेकंड सेम का पेपर हुआ था वो सूरज बुक ले जाओ। ये प्रैक्टिस के लिए एग्जैक्टली सेम कॉपी आ रहा है क्या? नहीं नहीं तो मतलब स्पेसिफिकली वही मांगा गया कि सर देखो सेकंड वो जो तो मिल नहीं रहा कोड बी है ना, कोड बी वाला दे देना आप मेरे को बस। मिल नहीं रहा तो जब मैंने तुम लोगों को पेपर दिए तो अब तक वापस नहीं आए हैं पता है, तुम ही लोगों के पास है वो। सर लॉकडाउन टू ब्लेम। हाँ लॉकडाउन टू ब्लेम, सही बात है। हाँ यार पेपर तो है मेरे पास, शायद दोनों भी हों, मैं ये नहीं कहता कि दोनों नहीं होंगे मेरे पास, बट मैं तुम्हें सिंपली एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि वो जो प्रैक्टिस करना था वो हम कर चुके हैं, अभी फोकस करो कि इस एफटीएस के ऊपर। अगर हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी जाएंगे ना, मान लो कि 50% क्वेश्चन भी वही आ गया, उसको कोई फायदा थोड़ी ना हो आपके, समझ रहे हो ना। अब बताओ मैंने किसी को भी ये कहा कि तुम पिछला एफटीएस जो है वो इसमें प्रैक्टिस करो, बोला मैंने? नहीं ना, सजेस्ट किया किसी ने? नहीं। मेरा सजेशन क्या है इसमें तुम्हारे लिए कि इफ यू सीरियसली वांट टू प्रैक्टिस ना, तो ये एक तो एनसीईआरटी मैप को प्रैक्टिस करके जाओ, ठीक है पहली बात। हालांकि 5 पेपर हो चुके हैं इसमें, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि वो 5 पेपर जो है ना वो थोड़ा सा वो रैपिड रिवीजन टाइप हो गया है ना, नहीं? और अभी जो है वो एक एक पॉइंट आ रहा है, जैसे अभी आज का टेस्ट जो आपका चल रहा होगा उसमें मतलब हर चैप्टर में 40-40 क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी के। यार आप ये सोचो कि अगर जूलॉजी के मैं टॉपिक्स उठा लूँ तो 11th में कितने टॉपिक अपने? 7 तो यही हो गए ह्यूमन फिजियोलॉजी के, 7 तो 9 और एक 10, अच्छा एक वो भी हो गया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला अलग से 11 गुना 40, अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चन सभी में है ना, हाँ कि ना, तो 440 क्वेश्चन ही हो गए कुल मिला के। और अगर मैं 12th की बात करूँ तो 4 8 चौक 25, लगभग 800 क्वेश्चन जो है वो आपके इसमें गिवन है, 800 क्वेश्चन गिवन है। अगर मैं सिर्फ एनसीईआरटी पे जाऊँ ना तो एनसीईआरटी मैप्स के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें 800 क्वेश्चंस में से यार आप ये सोचो कि आपके 45 क्वेश्चंस आने के चांसेस कितने हैं। अगर आपने यही क्वेश्चन थोड़े अच्छे से कर लिए ना तो आपकी एक पहली चीज जो एनसीईआरटी है, मैं ये नहीं कहता कि इसकी थ्योरी में क्या लिखा है वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं बच्चों को, पहले भी करवाए हैं। जो RM2 बैच था उसके बच्चों को मैंने यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। अरे भाई बहुत बड़ी फाइल, एक्चुअली उन्होंने मेरे को एक फाइल शेयर भी की थी, ये तो मुझे लगा कि काफी सही क्वेश्चन है इसमें। एक तो आप ये वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो बेटा एग्जाम से पहले, एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले। ऐसा नहीं है कि पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास इनफ टाइम है, आप पहले इनको प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में जाकर वहां पर वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, समझ रहे हो? हाँ कि ना? टॉपिक वाइज आप ये कर सकते। दूसरा जो मेरा सजेशन रहेगा ना इसमें वो आपके मॉड्यूल का सी सेक्शन मतलब जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, इन दो चीजों पर फोकस रखो। मुझे लगता है कि अगर आप इन दो चीजों को सही से कर लोगे आपका 80% एफटीएस के साथ कवर हो जाएगा। 80% स्कोर कितना होता है भैया 720 का? 80% निकालना जरा। सर 500 समथिंग होता है। 500 समथिंग होगा या ज्यादा होगा? सर 140 माइनस कर लो ना फ्लैट। 580 हो गया, 580 हो गया ना। सोचो यार कि 580 स्कोर जो है ना आपका वो फिक्स हो गया है, ठीक है। उसके बाद में
अगर मैं कहूँ कि रिमेनिंग वन में जो बच गया उसकी अगर हम बात करें, अपने को कितने नंबर और एनहांस करने हैं, मैं ये बेसिक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बच्चा 650 स्कोर करेगा या 680 स्कोर करेगा उसके लिए स्ट्रेटेजी होगी, वो और भी ज्यादा अच्छा करेगा। मैं एक इन जनरल बता रहा हूँ, मिनिमम स्ट्रेटेजाइज करके कि जिसने भैया अब तक नहीं पढ़ा वो कम से कम यहाँ से शुरुआत कर दे। तो 580 स्कोर वो होता है आपका, और अगर वहां पर एग्जाम में आप बैठोगे ना जाकर, तो आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा कि यार ये जो 580 स्कोर का पेपर है ना, ये आप मिनिमम टू मिनिमम अगर मैं कहूँ तो जो क्वेश्चन आप 1 मिनट में सॉल्व कर रहे थे ना, वो आप 25 सेकंड में सॉल्व करेंगे, 20 सेकंड में सॉल्व करेंगे, 1/3 टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। आपको इनफ टाइम मिलेगा एग्जाम के अंदर कि आप उन क्वेश्चंस को सोच पाओ जो आपको आते हैं, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से, टाइम कम होने की वजह से आप उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो अपने को ना अपने नॉलेज गेन करनी है, अपने को स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है कि एग्जाम के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्लियर? विश्वेंद्र समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, तो अपनी एग्जाम की स्ट्रेटेजी डिसाइड करो इस वक्त। और एफटीएस में ना ये स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर हो जाती है आप लोगों को। अभी आपने 2 टेस्ट दे चुके हो, आपको समझ में आ रहा होगा एग्जाम में बैठने के बाद कि कहाँ लूप हॉल्स हैं, कि किस चीज को फिल करना है। कितने बच्चे जो एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं? कोई जाता हो तो बताएगा उसके यहाँ से प्रैक्टिस करके जाता है। कैसा भैया क्वेश्चन पूछा है मेरी? मतलब बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये होना चाहिए था कि सभी लोग एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, ये सजेशन है मेरा आप लोगों के लिए। तो आपका वही टॉपिक जो है वो डबल प्रिपेयर हो जाएगा। डोंट फोकस ऑन थ्योरी दैट मच, बिकॉज मुझे लगता है कि यार थ्योरी तो हम लोगों ने पूरे साल पढ़ी है कि नहीं? उसी चीज को बार बार रिवाइज करने से कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। जैसे अब सिंपल सी बात है, मैं आपको ये बताता हूँ आपको 1 मिनट पहले की बात। मुझे 7 से 8 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, है ना? लेकिन जब एनसीईआरटी की एक एक लाइन की बात आती है ना, मैं ये नहीं कहता कि मुझे सारी लाइनें याद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आधी लाइन जो है वो चुक जाती है। जैसे अभी मैंने ये बोला, ये मंकी वाला था, मैं क्या मंकी वाला तो मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, और ये एनसीईआरटी में कहीं लिखा भी है क्या? है ना? मीन्स व्हाट कि आपको एक एक चीज जो है ना वो सेलेक्ट करके और यहाँ पर लिखी गई आपके सिलेक्शन को एनहांस करने के लिए। तो ये एक आपकी बेसिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि जो चीज ज्यादा टाइम खाती है ना अपना एग्जाम में, वो है न्यूमेरिकल। कितने लोग हैं जो आज भी न्यूमेरिकल पर जाकर स्टक कर जाते हैं कि यार 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, क्वेश्चन नहीं निकला, दिमाग खराब हुआ, वो अलग लगता है सर? हाँ, तो मैं मतलब एक बहुत जनरल सी चीज बताऊं आपको। देखो, क्वेश्चन पिकर बनना पड़ेगा, और अगर आप क्वेश्चन पिकर नहीं बन सकते ना, तो एक और भी जनरलाइज स्ट्रेटेजी है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन ही छोड़ दो पहले। मैत्री, यस सुन रही हो ना बेटा ध्यान से? मतलब ये बात मैं उन बच्चों को मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सभी के लिए स्ट्रेटेजी जो है वो एक जनरल हो सकती है। कुछ बच्चे फिजिक्स में अच्छे हो सकते हैं, कुछ बच्चे न्यूमेरिकल्स में अच्छे हो सकते हैं। ये मैं बात एक इस लहजे में कर रहा हूँ कि अगर हमें न्यूमेरिकल्स की वजह से प्रेशर फील होता है, जो कि बहुत कॉमन है यार, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत कॉमन सी चीज है। अपन लोगों का मैथमेटिक्स जो है ना वो इतना खास नहीं होता है, इस बात को अपने को समझना चाहिए। अपने को ना सिलेक्शन चाहिए, अपने को एमबीबीएस कॉलेज में जाना है, अपने को डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके और पूरी जिंदगी ये नहीं सोचते रहना है कि यार सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने